चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास। ठीक, इसकी क्लास कौन सी? अपनी सेकेंड क्लास। क्लास सेकेंड। देखो ये चैप्टर कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ये 4 नंबर का डिवीजन किस तरीके से होता है? एमसीक्यू 1 नंबर का है, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर का। और वेरी शॉर्ट टाइप 2 नंबर। नहीं, शॉर्ट टाइप होगा ना, शॉर्ट टाइप 2 नंबर का। टोटल कितने हो गए? 4। ठीक, इस चैप्टर को अपन कितने भागों में पढ़ने का प्रयास करेंगे? देखो, इस चैप्टर को पढ़ने का जो प्रयास करेंगे, पहला तो पहले पढ़ लिया है संसाधन और उसके संसाधन के, ये अपन ने पढ़ लिया है। ठीक, दूसरा अपन पढ़ेंगे, पढ़ लिए शायद, है ना, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। मात्रा में मिस्टेक हो तो बता देना, कोई भी हो। आज पढ़ेंगे सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? रियो डी जेनेरो सम्मेलन। रियो डी जेनेरो जनेरो जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। पृथ्वी का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, जिस जगह पे अपन रहते हैं, ब्रह्मांड में जिस गोले पे अपन रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी। देखो रियो क्या है, तो मैप में देखना, जो साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राजील। ब्राजील की जो राजधानी है ना, वो क्या है? रियो। तो उस रियो के अंदर पूरी दुनिया भर से क्या आए थे? पूरी दुनिया भर से लोग आए थे। अब कौन से लोग थे? जैसे अपने देश का जो मेन है वो कौन है? प्रधानमंत्री। ऐसे किसी और देश का प्रधानमंत्री। ऐसे पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश ना, उसके क्या आए थे? प्रधानमंत्री। लगभग 100 से ज्यादा प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट आए थे इस सम्मेलन में। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? सम्मेलन का उद्देश्य था कि उस टाइम पे पर्यावरण में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा था, उस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए या फिर वन्य जीव के संरक्षण के लिए ये था। इसमें एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया था शायद, है ना? नहीं, इसमें एक एजेंडा रखा गया था। इस सम्मेलन में एक एजेंडा रखा गया था। एजेंडा क्या था वो? एजेंडा 21। क्या था ये एजेंडा 21? पढ़ते हैं इसको, ठीक, देखते हैं एक बार। तो इस एजेंडा 21 में लिखा हुआ है, ये घोषणा करता है जिसे 1992, अब ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। तो तुम सबसे पहले जब एजेंडा 21 के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले तुम ये बताओगे कि एजेंडा 21 ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो के अंदर रखा गया था और ये 1992 में रखा गया था। इसके अंदर वातावरण में हो रहे प्रदूषण तथा वन्य जीव के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन रखा गया था। इसके अनुसार, अब देखो, इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। देखो, भूमंडलीय इसका उद्देश्य, इस एजेंडा 21 का उद्देश्य, ठीक है ना? एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है बताओ? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास। मंडलीय छोटी की मात्रा बड़ी। भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। विकास हासिल करना। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। इस लाइन का मतलब भूमंडलीय मतलब पूरे ही भूमि पर सतत पोषणीय विकास समझाया था क्या? संसाधनों का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जाए कि आने वाली पीढ़ी उसका सही से इस्तेमाल कर सके। इसको क्या बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास। तो इस विकास को पूरे ही धरती पर लागू किया जाए। अब पूरी धरती पे लागू कब होएगा? जैसे मान लो तुम लोग 7 लोग, ठीक है, तुम 7 देश के प्रधानमंत्री, ठीक, तुम जो बोलोगे तुम्हारे देश में वही होएगा। अब मैंने तुम्हें ये समझा दिया कि सतत पोषणीय विकास पूरी दुनिया में होना चाहिए। उस दुनिया में तुम्हारा भी एक देश है, तो अगर तुम अपने देश में ऐसा करोगे तो वहाँ पे संसाधनों का
जो संरक्षण है वो सही से हो पाएगा ही नहीं हो पाएगा। अगर होएगा तो तुम्हारे लोग मानेंगे, तो तुम्हें देख के बाकी लोग भी आएंगे और सम्मेलन में आएंगे, तो सारे लोग ही इस बात को मानेंगे, तो पूरे ही भूमंडलीय सतत पोषण विकास हो जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए ये एजेंडा 21 में ये उद्देश्य रखा गया था कि उस टाइम पे 100 से ज्यादा जो नेता लोग थे वो इसके अंदर आए थे। ठीक, यही था इसका उद्देश्य, इतना ही लिखना है तुम्हें। अगर एजेंडा 21 आए तो 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर के अंदर इतना लिख सकते हैं, काफी। अगला पॉइंट अपन इसके अंदर पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। पहला पॉइंट समझ में आ गया था, संसाधन वैसे वस्तुएं जो हमारी संसाधन के प्रकार दो हैं, एक तो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन में 2 इंपॉर्टेंट याद रख लेते हैं, नवीकरण। ठीक है ना। अब अगला है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास ही बता दिया था मैंने कि हमारे पास जो संसाधन है उसका उपयोग कुछ इस तरीके से करें कि आने वाली पीढ़ी को उसका सही से इस्तेमाल कर सके। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास। इसके अंदर संसाधन का भी हो सकता है और किसी चीज का भी हो सकता है। अगला है रियो डी जनेरा सम्मेलन, तो पृथ्वी सम्मेलन। तो इसके अंदर क्या था, उस टाइम पे वन्य जीव और संसाधनों का ह्रास बहुत ज्यादा हो रहा था, कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा था। उसको देखते हुए पूरे ही विश्व भर के लोगों ने क्या किया, एक सम्मेलन रखा। और वो सम्मेलन कहाँ रखा? ब्राजील के रियो डी जनेरा शहर के अंदर। शहर का नाम तो रियो है, बट इस सम्मेलन का नाम था इसलिए अपन बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो रियो के अंदर सम्मेलन रखा। सम्मेलन में एक एजेंडा बनाया गया, एजेंडा 21, और उसका उद्देश्य ये था कि पूरे ही विश्व में सतत पोषणीय विकास होना चाहिए। मतलब कुल मिला के पूरे ही विश्व में हर देश संसाधनों का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करे कि आने वाली पीढ़ी उसका सही से इस्तेमाल कर सके। ठीक है ना, ये उसका उद्देश्य था। अगला जो टॉपिक है अपना, चौथा टॉपिक है, वो क्या है? संसाधन नियोजन। क्या है? संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन। देखो, नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है कि जो संसाधन अपने पास है उसका प्रत्येक भाग में बराबर उसका इस्तेमाल करने की योजना। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास संसाधन के रूप में मान लो 100 पतंग है। ठीक, 100 पतंग की सकरात आने वाली है, मैं सोच रहा हूँ बच्चों को इसको बराबर भाग में देता हूँ। तो जो मेरे पास संसाधन था उसका मैंने सही तरीके से इस्तेमाल कर दिया। ऐसे ही कोई संसाधन हो, लोह अयस्क हो या इस्पात हो, एल्युमिनियम हो या फिर और कोई भी संसाधन हो, उसकी आवश्यकता के अनुसार बिना किसी हानि के यूज करना ही, उपयोग में लेना ही क्या है? देखो इसमें लिखा भी होगा, मैंने अंडरलाइन भी कराया होगा कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधन की प्रयोजन में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये इसका मतलब है। बस इसमें इतना ही। अगला देखो, भारत में संसाधन नियोजन, ये इसी का एक पार्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, इसका एक टॉपिक है, वो क्या है? संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण। ठीक है। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। संसाधनों को बचाना। कुल मिला के वही सतत पोषणीय विकास से है। लेकिन संसाधनों को बचाओगे, लेकिन किस प्रकार से बचाओगे, उसके पॉइंट क्या है? तो इसके पॉइंट देखो इधर लगा रखे हैं। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग, देखो यहाँ पे एक शब्द है विवेकहीन। ठीक है ना, विवेकहीन उपयोग से बचाना। विवेकहीन का मतलब, विवेक यानी क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि जो है ना, विवेक का क्या है? पर्यायवाची है। तो बुद्धिहीन मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे उसका यूज करना। जैसे मान लो वाटर भी क्या है? अपना एक संसाधन है, रिसोर्स है ना। जब हमें पता है कि हम एक बाल्टी के अंदर नहा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी उसमें अगली बाल्टी को फिर से डालते हैं गर्मी के अंदर, सिर्फ आनंद के लिए। डालते नहीं डालते, तो उसका क्या है? संसाधन का भाई, वो तो डालने में तो चला गया बाथरूम के अंदर भाई, तो उसका कोई यूज रहा क्या? नहीं। तो ऐसे ही अपने फायदे के लिए बिना कुछ सोचे समझे संसाधन का धमाधम या लगातार उसका यूज करना ही क्या
यूज करने से ही संसाधन का क्या होता है हास। तो संसाधनों के संरक्षण में पहला पॉइंट क्या है, विवेकहीन उपयोग से बचाना। वे संसाधन को जो लगातार यूज किया जा रहा है, लगातार बिना किसी सोच समझ के उससे उसको बचाना। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय है। उदाहरण गांधी जी ने, अब देखो संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रयास किस किसने किए थे, तो गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त किया था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। जैसा आपने देखा होगा कि अपने इंडिया के अंदर जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। अमीर के पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो वो पूरी ही अपने आसपास के गरीबों का पेट भर सके रोज के रोज, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो लालची है। तो दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि यदि कोई व्यक्ति संसाधनों का लालची रूप में उसका उपयोग कर रहा है तो उससे उसको बचाना संसाधन के संरक्षण का एक पहाड़ मानना है। ठीक, 4 पॉइंट हो गए हैं। अगला पॉइंट देखो, अगला पूरा ही चेंज हो गया। अब संसाधन खत्म हो चुका है, अब आ चुका है भू संसाधन। ठीक है ना। इस संसाधन में सारे प्रकार थे कि उसके अंदर अपन मानव निर्मित भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। अब अगला जो है वो क्या है, भू संसाधन। भू का मतलब क्या होता है, भूमि। क्या होता है भू का मतलब, भूमि। पृथ्वी भी है, भूमि भी है, क्योंकि भाई पृथ्वी पे तो भूमि तो है, भूमि और जल ही तो है। 5वां पॉइंट था ना ये अपना, तो 5वां पॉइंट है अपना भू संसाधन। संसाधन का मतलब आपको पता है, भू का मतलब क्या होता है, भूमि। भूमि संसाधन मतलब अपन भूमि का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं एक संसाधन के रूप में। जैसे कि अपन भूमि का उपयोग किस किस के रूप में कर रहे हैं, बताएगा मुझे। सबसे मेन चीज भाई, हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, भूमि से ही आता है। क्यों? क्योंकि अपन जो खाते हैं वो फसल है, और फसल कहाँ उगाते हैं, अगर भूमि नहीं होगी तो अपन नहीं उगा पाएंगे, अपन नहीं खा पाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? बताओ, भूमि नहीं थी तो हम भूखे मर जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है भाई, पशुओं से भी अब जो दूध मिलता है उससे भी हो सकता है। और आप बोलोगे सर पशु को भी कहाँ रखेंगे, ये कुछ सोचिए। अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से भूमि खत्म हो जाए तो तब तो जिंदा रहना मुश्किल है, लेकिन अगर एक बंजर भूमि है तो उस पर भी जिंदा रहना संभव है। बंजर भूमि में तो लोग जिंदा रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, नहीं रहते? रहते हैं। छोड़ो वो सब। देखो भू संसाधन, संसाधन का एक प्रकार है ये भू संसाधन। भू संसाधन का मतलब होता है भूमि का उपयोग किस प्रकार अपन कर रहे हैं। जैसे अपन भूमि का उपयोग करते हैं कृषि के लिए, ठीक है ना, कृषि के लिए करते हैं, रहने के लिए करते हैं। अपन रहते कहाँ है, भूमि पे ही तो रहते हैं, बस उसके चारों तरफ दीवार खड़ा करके ऊपर एक छत डाल दी। उद्योगों के लिए, कुल मिला के हमारे सारे ही काम में, लगभग सारे ही काम में क्या है, भूमि का उपयोग है। पर अपने इस चैप्टर के अंदर जो भू संसाधन है उसको कुछ भागों में बांट रखा है। जैसे कि भू संसाधनों का उपयोग निम्न उद्देश्यों से किया जाता है। जैसे कि पहला दे रखा है वन, क्या दे रखा है, वन। ये तो अपन नहीं लिखे थे। अब इसमें देखो जो किताब में दे रखा है, उपयोग, भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ये अपनी किताब के अनुसार दिया गया है। पहला है वन। वन मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इवन हम जहाँ रह रहे हैं वो भी एक वन का ही पार्ट है। पर वहाँ पे पेड़ पौधे कम है, जो इंसान रहते हैं तो उन्होंने अपनी आवश्यकता अनुसार क्या बना ली, रोड बना ली, घर बना ली, बिल्डिंग बना ली, स्कूलें बना ली। अगला पॉइंट क्या है, कृषि के लिए अनुप्रयुक्त भूमि। दूसरा क्या है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। इसका मतलब भाई हर भूमि पे तो कृषि नहीं की जा सकती ना, नहीं की जा सकती ना। कुछ विशेष फसल को उगाने के लिए विशेष प्रकार की मृदा चाहिए, है ना। तो उसी के लिए क्या है, भूमि का होना। अनुपलब्ध का मतलब कि उसकी उपलब्धता होना। जैसे इसमें पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है, इसके अंदर ए दिया गया है। क्या दिया गया है, ए के अंदर ए दिया गया है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। कुल मिला के यहाँ लिखते हैं बंजर भूमि। बंजर भूमि पे खेती की जा सकती है क्या, की जा सकती है क्या,
पॉइंट तो क्या है, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि भूमि, भाई जो कृषि के लिए क्या हो, उपयुक्त हो। तो बंजर भूमि पे खेती की जा सकती है क्या? यस और नो बोलो। नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती ना। वहां लोग रह सकते हैं, पशुओं को पाल सकते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, मुश्किल से करें कैसे भी करें कर सकते हैं, लेकिन खेती नहीं की जा सकती। दूसरा क्या है, बै पॉइंट क्या दे रखा है इसके अंदर? तो बै पॉइंट दे रखा है गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि जैसे कि इमारतें, सड़क, उद्योग। तो इमारतें, सड़क और उद्योग, ये जो भूमि है इस पे कृषि की जा सकती है क्या? नहीं। ये दोनों ही कंडीशन वो है जो क्या है, अनुपलब्ध। अच्छा, अनुपलब्ध है, ठीक है ना। मतलब इन दोनों ही जगहों पे भूमि, इन दोनों ही भूमि पे खेती नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। वो स्टार्टिंग में थोड़ी गलती होगी, देख लीजिए। अगला क्या है, तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। देखो अयोग्य भूमि की बात हो रही है जो योग्य नहीं हो, मतलब कि जहां पे कृषि नहीं की जा सकती, पड़ती भूमि के अतिरिक्त। पड़ती का मतलब क्या है समझ रहे हो तुम? 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था, प्लेन एरियाज, याद आ रहा है कुछ? ये भी हमें किसी महान ने बनाया। अतिरिक्त के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। तो अपन ने 9th क्लास से पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर भारत के भौगोलिक क्षेत्र, उसके अंदर दूसरा या तीसरा पढ़ा था अपन ने उत्तरी मैदान, ठीक है। मैदान जो भूमि होती है वो कैसी होती है, पड़ती होती है, प्लेन होती है। तो ये वही बात कर रहा है, पड़ती भूमि के अतिरिक्त मतलब कि पड़ती भूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि, मतलब ऐसी कुछ भूमि जो कृषि के लिए क्या है, अयोग्य है। जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, मतलब चारागाह भूमि। इसके अंदर क्या मान सकते हैं अपन, चारागाह भूमि, जहां पे जानवर चढ़ने के लिए जाते हैं, घास चढ़ने के लिए जाते हैं, या छोटे मोटे जो भी होता है उनका चढ़ने का सामान वो चढ़ने के लिए जाते हैं। मैं जो मेनली जो होता है चारागाह के अंदर वो क्या होता है, घास ही होता है, ठीक। दूसरा वह क्या दे रखा है इसके अंदर, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, कुल मिला के वृक्ष रोपण के लिए, ठीक है ना। जो वृक्ष रोपण होते हैं, वृक्षों के कारण लिख देते हैं कि भाई एक जगह ऐसी है 100 गज का प्लॉट है, उसके अंदर 20 पेड़ है, तो वहां खेती कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगी ना। तो वृक्षों के कारण जहाँ पे खेती नहीं हो पा रही वो क्या हो जाएगी, कृषि के लिए अयोग्य भूमि। लेकिन वो भूमि पड़ती है, प्लेन एरिया है, खेती की जा सकती है, लेकिन उसके लिए पेड़ को काटना पड़ेगा। यहाँ पे भी खेती की जा सकती है, लेकिन यहाँ चारागाह भूमि को हटाना पड़ेगा। तो इन कारणों से अगर खेती नहीं हो रही तो मतलब योग्य तो है बट उसे क्या बना रखा है, अयोग्य बना रखा है। सी दे रखा है कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वृक्षों से खेती न की गई हो, 5 से अधिक वर्षों से। अच्छा, 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। अब आपने देखा होगा आज, ठीक है देखो, ठीक है, ठीक। 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई होगी। आपने आसपास कोई खेत देखा है? आसपास इधर तो नहीं है बट मेरे घर की तरफ है, उधर बड़े बड़े खेत हैं। मैंने देखा है कि एक खेत जो जब से यहाँ पे होना तब से उसमें खेती नहीं की जा रही थी, और अभी किसी ने खेती करने की कोशिश की, फसल हुआ ही नहीं। उसे वापस उसको उर्वरक बनाने के लिए उसमें लगातार नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे कि यूरिया, ठीक है, गोबर,
ठीक, इसे लगातार उसे 1 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। पहले उसको उर्वरक बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको खेती के लायक हो पाएगी। अगर किसी भूमि पर लगातार खेती नहीं की जा रही है तो जब तक उसको उर्वरक नहीं बना दोगे आप लोग, जब तक उस पर खेती नहीं की जा सकती। ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट है। भू संसाधन का उपयोग इंडिया में किस तरीके से होता है या पूरे ही विश्व में किस प्रकार से होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। भूमि के उपयोग में पहला उपयोग क्या है, वन के रूप में। दूसरा क्या देखा है, कृषि के लिए अनुपलब्ध, जो उपलब्ध नहीं है, जैसे कि बंजर भूमि उपलब्ध नहीं है कृषि के लिए, जहाँ पे इमारतें सड़क उद्योग बने वहां भी उपलब्ध नहीं है। और तीसरा पॉइंट है प्रति भूमि के अतिरिक्त, मतलब कि जो प्रति भूमि है उसके अलावा कुछ अयोग्य भूमि जहाँ पे क्या कृषि नहीं की जा सकती, जैसे कि चारागाह भूमि, जहाँ पे चारागाह हो गई है वहाँ पे भी खेती नहीं हो सकती। वृक्षों के कारण जहाँ पे वृक्ष है वहाँ पे भी खेती नहीं हो सकती। 5 से अधिक वर्षों की खेती जहाँ हो रखी है, मतलब कि जहाँ 505 वर्ष से पहले खेती हुई थी या फिर जिस भूमि पे खेती के लिए बहुत टाइम हो गया है वहां पे खेती करने में वापस बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फिर उसको वापस क्या बनाना पड़ेगा, उपजाऊ बनाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट दे रखा है प्रति भूमि। अब जो अपना मेन है वो वाला पॉइंट है प्रति भूमि। एक बार इन 3 पॉइंटों को देखो आप, पानी गिर रहा है, बंद कर दिया यार। हाँ सर। आज समझ में आ रहा है गुनगुन पढ़ाया हुआ? हाँ तो फोकस करो थोड़ा। डिवाइस को ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट, तो वर्तमान प्रति भूमि जहां 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। भाई प्रति भूमि क्या, भाई ऐसी भूमि पड़ी हुई है जहां 1 वर्ष से पहले खेती की गई है और उसके बाद अभी खेती नहीं हुई। बी पॉइंट वही 5 वर्ष वाला, ठीक है ना, 5 वर्ष और सेम से। ये तो हो गई प्रति भूमि। इन चारों ही कंडीशन में जो सबसे ज्यादा फेवरेबल है वो क्या है, प्रति वाली भूमि, वो जल्दी खेती करने लग जाएगी। इसके अलावा जो ये वृक्ष और चारागाह वाला नहीं, वृक्ष वाली एक कंडीशन है जहाँ पे खेती जल्दी हो सकती है। अगर उस वृक्ष को काटकर उसको जलाकर वापस मिट्टी में मिला देंगे तो कौन सी खेती हो जाएगी फिर, कुछ याद आ रहा है? अगर वो जो वृक्ष है उसको काट कर जला के उसमें मिटा दे, कर्तन, देखो काटा कर्तन, फिर दहन जलाया, कर्तन दहन प्रणाली। इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, और इसे कौन से नाम से जानते हैं, झूमिंग। झूमिंग कौन कौन से देश में या कौन कौन सी जगह बोली जाती है, नहीं पता? मिल्पा नहीं पता। राजस्थान में क्या बोलते हैं, बाल रे, ये आया था आप पहले में इसलिए याद है, बाकी भी याद करो भाई। ठीक, झूमिंग बोलते हैं इसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उत्तरी पूर्वी देशों के अंदर, जैसे कि मेघालय के अंदर, आसाम के अंदर। इसके अलावा मलेशिया में भी इसको झूमिंग ही बोलते हैं, इंडोनेशिया में भी इसको झूमिंग ही बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखो। अब जो मेन है वो अपना ये 5वां पॉइंट है जिसको बोलते हैं शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, बोया हुआ क्षेत्र या फिर निवल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र,
जहां पे रेगुलर कृषि की जा रही है, फसल बोई जा रही है, फसल काटी जा रही है, जहां पे रेगुलर ये सारे काम हो रहे हैं, बोया काटा फिर वापस उर्वरक डाला, फिर बोया काटा वापस उर्वरक, पूरा प्रोसेस किया, उसको बोलते हैं शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र या फिर निवल क्षेत्र। ठीक है ना, तो वो कौन सी भूमि जहाँ पे कृषि की जाती है, तो निवल क्षेत्र में की जाती है, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र में की जाती है। 5वें पॉइंट में ही लिखा हुआ है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है, वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक और लिखा है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक वर्ष में अगर दोबारा ये प्रोसेस किया जाए, अगर एक वर्ष में दोबारा ये प्रोसेस किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सकल कृषित क्षेत्र। मतलब एक साल के अंदर उसे बो भी दिया, उसमें पानी भी डाल दिया, सारा काम कर दिया और एक साल के अंदर ही उसको काट लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सकल कृषि क्षेत्र। ठीक है ना। अब ये भू संसाधन के जो उपयोग है वो खत्म हो गए। देख लो, मैं इसको भी याद कर लूं।